आगे बढ़ते हैं और अब आपको बड़ी खबर देते हैं और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और 108 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मौत भी हुई है। प्रयागराज की खबर, जबकि 263 मरीज ऐसे हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, कोविड को हरा चुके हैं और डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल से 36 और होम आइसोलेशन से 227 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा है, 3 लोगों की मौत हुई है। 263 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ हो गए हैं, कोरोना को हरा चुके हैं। तो 108 नए मामले। प्रयागराज की खबर, 36 इसमें अस्पताल में भर्ती थे तो 227 लोग होम आइसोलेशन में थे। और अब खबर बलिया से है, जहां एक महिला की कोरोना से मौत के बाद 4 बच्चे अनाथ हो गए। अब कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इन बच्चों का हाल देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि कुछ साल पहले पिता की मौत और अब मां को खोने के बाद ये 4 बच्चे लाचार हो गए हैं। हालांकि अब प्रशासन उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कह रहा है। तो ये वो चारों बच्चे जिन्होंने कुछ साल पहले अपने पिता को गंवाया, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते इनके भविष्य का संकट है। तो ऐसे में यूपी सरकार अब इनकी आर्थिक मदद करने जा रही है और अब मां की कोरोना से मौत के बाद ये चारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। तो आपके पिताजी और माताजी की कैसे मौत हो गई थी? कोरोना समय मोल पड़ी और कैंसर से पापा। अच्छा, तो कौन पहले किसकी मृत्यु हुई? पापा मोर तो माई 10 तारीख के मोली है। 10 तारीख को क्या हुआ था माताजी को? कोरोना। अच्छा, तो अब आप लोगों का परवरिश करने वाला कौन है घर में? केहू नहीं खे। दादी है ना? हाँ, कैसे दादी बड़ी। अच्छा, अब केहू नहीं खे। कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? अब भगवान जानता रहा, कमाइले रह जाए तो खत्म हो गई। अंकुश क्या करते हैं आप? पढ़ता है। किस क्लास में? 3 क्लास में। और आपके पिताजी माताजी कहाँ हैं? बिगड़ गया। कैसे? क्या हो गया था? मम्मी तो कोरोना हो गया, पापा के पहचानती हो गया। अच्छा, तो अब आपकी पढ़ाई का फीस कौन भरेगा स्कूल का? पढ़ेगा भगवान देखो। देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोहरे संकट के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने अभी से तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र के सहयोग से कोरोना पर रोक लगी है और अब प्रदेश में कोरोना के मामले काफी घट गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना और उसका सामना करने के लिए योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम ने कहा अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। हमारे गांव-गांव में वैक्सीनेशन अभियान चल रहे हैं। आज यूपी में कोविड के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी, जिसमें यूपी सरकार सबसे पहले अपनी दलील रखेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 1 महीने में प्रदेश के हर गांव में आईसीयू सुविधायुक्त 2-2 एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी सरकारी नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन युक्त बेड सुविधा देने के लिए आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि 1 महीने के अंदर प्रदेश के 97,000 गांव में 2-2 एम्बुलेंस देने के पीछे उद्देश्य है, लेकिन 1 महीने में यह आदेश पूरा करना अव्यवहारिक है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सलाह की तरह लेकर काम करने की कोशिश करे। कोरोना कंट्रोल के लिए इन दिनों एटम मॉडल की चर्चा हो रही है और डीएम विभा चहल द्वारा चलाया गया वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान सफल होता दिख रहा है। 273 गांव में लोगों का भ्रम दूर कर जन संवाद कर लोगों से अपील की। 19 से 21 मई तक अभियान चलाया गया और इस मुहिम से ट्रेसिंग, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले में काफी मदद मिली है।
ये एक 3 दिन का अभियान हम लोगों ने प्लान किया था, जिसमें 91 लोग रोज़ जाएंगे गांव में, 91 टीम्स जाएंगी और ये 91 टीमें 3 दिन तक लगातार अलग अलग गाँव में रहेंगे। तो इस तरह हमने 273 गाँव को कवर किया है। वहाँ जाकर लोगों से संवाद किया गया कि क्या कारण है कि वो वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाना चाहते हैं। पहले हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा था, तो उसमें कमी होने के क्या कारण है, उनसे वार्ता की गई, आशाओं आंगनबाड़ी से वार्ता की गई, कारण जाने गए और इस तरह से उनकी जो भ्रम थे उनको दूर करने की कोशिश की गई। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा हमें 2 दिन में बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली है। और अब आपको अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में एसटीएफ ने सचिवालय के पास से 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। एक शातिर ऐसा भी जो कि सीएम का ओएसडी बनकर अधिकारियों से फर्जी जांच के नाम पर वसूली करने का काम करता था, जो पहले भी जेल जा चुका है। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 5 एक्टिव केस हैं, जिन्हें मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और इनमें से एक की सर्जरी भी कराई जा चुकी है। सुल्तानपुर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जिले में 3 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने पर एक मरीज को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अम्बेडकर नगर में शुक्रवार को कोरोना के 38 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की मौत हो गई। अब जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 848 पहुंच गई है। कोरोना मरीजों को मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकालने के लिए बाराबंकी जिला प्रशासन ने नायाब तरीका निकाला है। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डीएम हर रोज कोरोना मरीजों से बात कर रहे हैं। फतेहपुर पहुंचे कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने कोविड की हालातों की बैठक ली। निगरानी समिति में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव में वैक्सीनेशन अभियान चलाने को लेकर उन्होंने बातें कही। मंत्री ने अधिकारियों को सख्ती से कहा कि फोटो खिंचवाने से महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। प्रतापगढ़ में कोविड कर्फ्यू मजाक बनकर रह गया है। यहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बेकाबू भीड़ को लेकर पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। अमेठी में शादी में बुलेट बाइक मांगना दूल्हे को भारी पड़ गया। बारात लेकर गए दूल्हे और उसके पिता को लड़के पक्ष ने बंधक बनाकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद 7 लोगों पर केस दर्ज हो गया। औरैया में विधायक विनय शाक्य की कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार 5 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें सैफई रेफर किया गया है। कौशाम्बी में वैन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके छोटे भाई की मौत हुई है। वहीं हादसे में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। फिरोजाबाद से हमें मिल रही है। हिस्ट्री शीटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है और इस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। करीब 1 महीने पहले पुलिस हिरासत से बदमाश भाग गया था और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस पर 25,000 का इनाम रखा गया था, जो अब गिरफ्तार हो गया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हो गया और पुलिस की गोली इसके पैर में लगी है। फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी। अस्पताल में उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। 1 महीने पहले ये पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। फिरोजाबाद में अब मुठभेड़ के बाद ये बदमाश पकड़ा गया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था पुलिस ने। हालांकि इस फायरिंग में बदमाश के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। और अब बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा के चरखारी में पार्टी के लिए घर से गए 2 युवक कुएं में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांदा के देवरथा गांव में 30 वर्षीय युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक युवक का पैर फिसल गया था। परिवार में कोहरा मचा हुआ है। झांसी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव से दोनों शख्स किसी काम से झांसी आए थे। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पुलिया से टकराने के बाद दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। यह हादसा बानपुर इलाके में हुआ है। जालौन में प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 22 बेड तैयार किए हैं, जहां आपातकाल हालात में बच्चों को भर्ती कराया जा सकेगा। तो वहीं स्वास्थ्य टीम भी एक्टिव हो गई है।
तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करेंगे मेरठ का। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में बरेली के एक कोरोना मरीज की मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर सुनील राठी को सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के पास रह रहे संतोष कुमार नाम के शख्स को कोरोना होने के बाद 21 अप्रैल को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां 22 अप्रैल को मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद लापरवाही की हद पार करते हुए मेडिकल के स्टाफ ने संतोष के शव को लावारिस घोषित करते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं उनकी बेटी शिखा शिवांगी को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट देते रहे। मामले का खुलासा होने पर इस मामले में प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच समिति का गठन किया है, लेकिन 12 मई को प्रिंसिपल को सौंपी गई रिपोर्ट में जांच समिति ने भी पूरे मामले में लीपापोती कर दी। गुरुवार को प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर सुधीर राठी से कोविड वार्ड में जिम्मेदारी छीन ली, लेकिन सवाल है कि क्या FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए डॉक्टर पर और उस समिति पर जिसने जांच की और लीपापोती उसके बाद रिपोर्ट में की। उस नामक मरीज था जिसको अननोन बता दिया गया, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। इस मामले में पूरी जांच हुई है। जो भी प्रथम दृष्टया दोषी 8-9 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें मैंने कल स्वयं कोविड अधीक्षक को उनके पद से अवमुक्त कर दिया था और उसका चार्ज डॉक्टर धीरज राज को दे दिया। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर सिर्फ सस्पेंशन और उसके बाद जानकारी भी दी गई। सवाल यह है कि उस डॉक्टर पर FIR कब दर्ज होगी, वो डॉक्टर सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में, अब आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, निजी अस्पतालों ने इस वैश्विक महामारी में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह सही से नहीं किया। मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 72 से ज्यादा मरीज हैं, 6 की मौत हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक इनमें लगभग आधे मरीज मेरठ जिले के ही रहने वाले हैं, अन्य मरीज आसपास के जिलों से आए हैं। अलीगढ़ के निजी अस्पताल मैक्सफोर्ट को प्रशासन ने सील कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ क्वारसी थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस अस्पताल पर तीमारदारों से इलाज के नाम पर वसूली का केस दर्ज है, जिसके बाद DM ने मामले की जांच अपर सिटी मजिस्ट्रेट और ACMO से करवाई है। फिरोजाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंत्री ने कहा, हमने किसी को नहीं बुलाया, फिर भी लोग आ गए तो क्या करें। एक दूसरे से सटकर खड़ी भीड़ में कईयों ने मास्क तक नहीं लगाए थे। सांसद ने विधायक से मनमुटाव की खबरों को भी खारिज किया है। आगरा में लगातार बारिश ने सड़कों की हालत और खस्ता कर दी है। सीवर और सड़क निर्माण की वजह से शहर की गलियां और खराब हो गई। आगरा में जल निगम और नगर निगम के अधीन आने वाली सड़कें इस बारिश में धंसी हुई नजर आ रही हैं। मथुरा में सादाबाद रोड पर मारपीट का वीडियो सामने आया, जहां पर सड़क किनारे लगे ढकेल से ऑटो टकराने पर हंगामा हो गया। कई लोगों ने ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। मुश्किल से लोगों ने मामले को शांत करवाया। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुरेंद्र नाम के शख्स की गोली लगने से मौके पर मौत हुई। मृतक के भाई को भी 3 महीने पहले मार डाला गया था। एक रंजिश में उसकी हत्या की आशंका जताई गई। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वसूली की कोशिश की गई। यहां पर जिला जेल में जेलर से जांच को दबाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई और यह शख्स मुख्यमंत्री का OSD बनकर घूस मांग रहा था, जिसको लखनऊ STF ने 3 साथियों के साथ मिलकर लखनऊ से गिरफ्तार किया। बागपत में पंचायत चुनाव में वोट न देने पर नाबालिग के साथ मारपीट से बवाल बढ़ गया है। 2 पक्षों ने छतों से एक दूसरे पर पथराव किया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव का ये मामला है। मुजफ्फरनगर में तेल के टैंकर ने कार को रौंद दिया। इस हादसे में कार सवार मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार दवाई के लिए मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी तेल के टैंकर ने उन्हें रौंद दिया और टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यूपी और उत्तराखंड में क्या खास है वो आपको बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं
आफतकाल में मसीहा बने देवभूमि के देवदूतों से जुड़ी हुई 4 तस्वीरों के साथ उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसी और इसके बाद जो मुश्किल हालात पैदा हुए उसने लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया। लेकिन देवभूमि के देवदूत बने पुलिसकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान को बचाया। ये तस्वीरें सब बयां कर रहे हैं मजदूर के परिवार को चंपावत में किस तरह से बचाया गया है। चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कैसे लोगों को यहां पर जैन मुनियों को यहां पर बचाया गया। जोशीमठ की आप तस्वीरें देख रहे हैं और उफनती नदी को आप देखिए, नदी में फंस गए थे लोग, रेस्क्यू बड़ा मुश्किल था नदी के उस पर और यहां 4 लोगों को बचाया गया। तो दूसरी तरफ मैदानी हिस्सा लक्सर, यहां पर भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे और यहां नीलधारा में 60 लोग फंस गए थे, 60 लोगों को बचाया गया। और एक बड़ी खबर, आज फिर उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर कई जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। लगातार बारिश से उत्तराखंड में इन दिनों आफत आई हुई है और आज के लिए भी यही अलर्ट है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। अब तक हुई बारिश और तूफान के कारण काफी नुकसान हो चुका है। नदियों का, नालों का जलस्तर बढ़ गया, कहीं पुल जो थे वो बह गए, लोग जगह जगह फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और एक बार फिर से आज कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर कई जगह बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोशीमठ, पिथौरागढ़ और तीनों ही जगह आप देखिए तूफान के बाद आई हुई तबाही का मंजर। नदी नाले उफान पर है, बहाव इतना तेज है कि इसकी चपेट में जो आए अपने साथ उसे बहा कर ले जाए। जहां तहां गाड़ियां एक्सीडेंट करके नदियों में फंसी हुई हैं, मिट्टी का कटाव शुरू हो चुका है। पुल जो कि हाल ही में बनाए गए थे वो भी टूटकर बह चुके हैं। लोग बेबस हैं, जहां तहां फंसे हुए हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनको अलर्ट दे दिया गया है कि वो इलाके छोड़ के यहां से निकल जाएं। और इस आफतकाल ने कितना नुकसान पहुंचाया है, पुलिसकर्मियों ने कैसे लोगों की मदद की है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने, आपदा प्रबंधन तंत्र ने कैसे काम किया है और अब कैसा मौसम बना रहेगा आने वाले दिनों में, आज के दिन क्या हाल रहेगा, बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, बताइए कि नुकसान कितना हुआ है और मौसम विभाग का आज के लिए क्या अलर्ट है? राजीव, देखिए, अगर उत्तराखंड में बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और ऐसे में हम बात करें तो पहाड़ों में खास तौर पर काफी नुकसान हुआ है। हर एक जगह कई जो पुल हैं वो बह गए हैं। रैनी गांव की आपदा जो है कुछ महीनों पहले आई थी और वहीं पर अगर हम बात करें तो एक जो वहाँ पर पुल था वो भी बह गया और इसमें काफी ग्रामीण जो है वहाँ पर फंस गए। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही हालात है कि जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ गया और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार अगर उत्तराखंड में बात करें तो आफत की बारिश बरस रही है। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैदानी जो जिले हैं वहां पर तो राहत रहेगी, लेकिन पहाड़ी जिलों में आज भी लगातार बारिश मौसम विभाग ने बताई है। ऐसे में अभी तक की ओवरऑल अगर हम बात करें तो चंपावत जिले में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है और वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और चमोली जिले की बात करें तो यहां पर भी लगातार नुकसान होने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। कई जो सड़क मार्ग है वो भी ध्वस्त हो गए हैं जिस पर कि लगातार काम चल रहा है। तो ऐसे में जो आफत की बारिश है उत्तराखंड में बरसी है और लगातार ही बारिश हुई, तो इसी वजह से जो है एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज पहाड़ी जिले जो हैं वहां पर भी मौसम विभाग ने अभी बारिश का अलर्ट दिया और ऐसे में लोगों को डर भी है और खासतौर पर यह भी अलर्ट किया गया है कि ऐसे मौसम में लोग बेवजह बाहर न निकले क्योंकि कोविड कर्फ्यू है और ऐसे में जो है लोगों की आवाजाही काफी कम है। कुल मिलाकर बेवजह घरों से बाहर नहीं अनुरोध किया गया है कि वो बाहर न निकले, जंगल न जाए। जानकारी के लिए तो मौसम विभाग का एक बार फिर से अलर्ट, बारिश हो सकती है पहाड़ों में जबकि कुछ राहत मैदानी हिस्सों में मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल किट रवाना की। इस दौरान सीएम ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दरार पड़ गई। यहां पर बड़ेती गांव के नीचे हाईवे पर बड़ी दरार पड़ी है जिसके चलते बस्तियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अधिकारी हालातों का जायजा ले चुके हैं। चंपावत के टनकपुर से होकर बहने वाली शारदा नदी भी जबरदस्त तूफान पर है जिसके चलते खनन के काम में लगा मजदूर का एक परिवार शारदा नदी पर बने टापू पर फंस गया। परिवार के सभी 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बागेश्वर में लक्सर में नीलधारा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई किसान नदी के बीच फंस गए जिसके बाद फौरन रेस्क्यू किया गया।
प्रशासन के मुताबिक लगभग 60 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जोशीमठ के लामबगढ़ में 4 लोग नदी के उफान में फंस गए, जिनके लिए एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग में बारिश से पहाड़ियां जगह जगह दरकनी शुरू हो गई हैं। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बोल्डर्स और मलबा आ चुका है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। आधे से ज्यादा हिस्सा भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहे भूस्खलन को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगा, क्योंकि मार्ग बाधित होने से कोरोना मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कतें हो रही हैं। पिथौरागढ़ में हो रही बारिश काश्तकारों के लिए फायदेमंद तो कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बारिश को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आगे है आज की बात मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए एबीपी गंगा पर।